हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि राजस्थान बोर्ड की एसएसटी की बुक्स में पढ़ा रही हूँ। क्लास 6 से लेकर 9th तक मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ और क्लास 10th की बुक के 4 चैप्टर मैंने पढ़ा दिए हैं। आज मैं 5वां चैप्टर पढ़ाऊंगी, राजस्थानी चित्रकला एवं लोक कलाएं। ये लेसन अच्छा है, एक प्रश्न आपको इस लेसन से जरूर मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके अलावा लेवल 1 का प्रीवियस ईयर का पेपर मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ और लेवल 2 का हिंदी और एसएसटी वाला पेपर मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ। तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं और इसकी मैंने प्ले लिस्ट बना दी है। क्लास 6 से लेकर जो 9th तक मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ, इसकी प्ले लिस्ट बनी हुई है जहाँ पर आप सभी वीडियो एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं कल के प्रश्नों के उत्तर बता देती हूँ जो प्रश्न मैंने आपको होमवर्क में दिए थे। पिछले जो वीडियो में मैंने आपको जो लेसन पढ़ाया था उसमें मैंने आपको परिधान और आभूषणों के बारे में पढ़ाया था। तो इससे संबंधित भी प्रश्न आपको मिलेगा। चलिए इन प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। लिखा है, पहला प्रश्न लिखा है, कसुमल कौन सा रंग होता है? तो यदि आप ध्यान से वीडियो देखते हैं तो आपको पता होगा कसुमल लाल रंग होता है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। सीकर जिले का कौन सा स्थान गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो सीकर जिले का खंडेला गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोरला नामक आभूषण स्त्रियां कहाँ पर धारण करती हैं? तो बोरला नामक आभूषण स्त्रियां सिर पर धारण करती हैं। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना क्या कहलाता है? तो ये चूप कहलाता है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और थेवा कला किस जिले से संबंधित है? प्रतापगढ़ से संबंधित है। इसमें आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अब आज के लेसन को शुरू करते हैं। आप लोग इन प्रश्नों के उत्तर लिखा कीजिए कमेंट में। आप यदि लिख देंगे तो ये आपको याद हो जाएंगे। चलिए आज का लेसन शुरू करते हैं। राजस्थानी चित्रकला एवं लोक कलाएं। सबसे पहले चित्रकला के बारे में लिखा है, फिर लोक कलाओं के बारे में बताया जाएगा। लिखा है, राजस्थान की चित्रकला का क्षेत्र अत्यंत समृद्ध है। यहाँ चित्रकला की न केवल विविध शैलियां प्रचलित थी, वरन ये चित्र कागजों, कपड़ों, हवेलियों, मंदिरों व महलों की दीवारों पर अर्थात भिन्न भिन्न कैनवास पर सजे हुए मिलते हैं। आज भी यदि आप जाएंगे, किसी किले को देखने जाएंगे, किसी हवेली को देखने जाएंगे, तो ये चित्र आज भी आप देख सकते हैं। आगे लिखा है, राजस्थान में आलनिया, दर्रा, बैराठ यानी जयपुर तथा दर कहाँ पर है? भरतपुर, बैराठ जयपुर नामक स्थानों से शैलाश्रयों में आदि मानव द्वारा बनाए रेखांकन प्रदेश की प्रारंभिक चित्रण परंपरा को दर्शाते हैं। शैलाश्रयों यानी कि गुफाओं में जो आदि मानव थे उनके द्वारा जो चित्र बनाए गए हैं, तो ये दर्शाते हैं प्रारंभिक चित्रण को, प्रारंभिक चित्रण परंपरा को, यानी प्राचीन काल में भी चित्र बनाए जाते थे। आगे लिखा है, वी.एस. वाकड़कर ने राजस्थान में 1953 में कोटा में चंबल घाटी और दर्रा, झालावाड़ के निकट काली सिंध घाटी और अरावली में माउंट आबू तथा ईडर में चित्रित शैलाश्रयों की खोज की। राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन चित्रित ग्रंथ 1060 ईस्वी में रचित ओद, निरुक्ति, वृत्ति एवं 10 वैकालिका सूत्र चूड़ी जैसलमेर भंडार में मिले हैं। यानी कि ये ऐसे ग्रंथ हैं जो चित्रित हैं, इनमें चित्र बने हुए हैं। आगे लिखा है, विशुद्ध राजस्थानी चित्रकला का जन्म हम 1500 ईस्वी के आसपास मान सकते हैं। राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि मेदपाट यानी मेवाड़ है, जो अजंता चित्रशैली से पूर्णतया प्रभावित है। राजस्थानी चित्रकला पर प्रारंभ में जैन शैली, गुजरात शैली और अपभ्रंश शैली का प्रभाव था, किंतु बाद में यह मुगल चित्रकला से प्रभावित हुई। तो प्रारंभ में जो राजस्थानी चित्रकला है उसमें क्या था?
जैन शैली, गुजरात शैली और अपभ्रंश शैली का प्रभाव था। लेकिन जब मुगल यहाँ पर आए तो बाद में क्या हुआ, मुगल चित्रकला से राजस्थानी चित्रकला प्रभावित हुई। आगे लिखा है, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग्स नामक पुस्तक में सन 1916 में प्रस्तुत किया। तो ये पुस्तक आपको याद रखनी है, इसका नाम है राजपूत पेंटिंग्स और इसके लेखक हैं आनंद कुमार स्वामी। कुमार स्वामी, ओसी गांगुली तथा हैवेल ने इसे राजपूत चित्रकला कहा। W.H. ब्राउन ने भी अपने ग्रंथ इंडियन पेंटिंग्स में इस प्रदेश की चित्रकला को राजपूत कला नाम दिया। तो W.H. ब्राउन ने भी एक ग्रंथ लिखा, इसका नाम इंडियन पेंटिंग्स है और इस ग्रंथ में इस प्रदेश की चित्रकला को क्या नाम दिया गया, राजपूत कला। आगे लिखा है, राय कृष्णदास ने इन मतों का खंडन कर इसे राजस्थानी चित्रकला नाम दिया। तो जो राय कृष्णदास थे, इन्होंने क्या किया, इन सभी मतों का खंडन किया और जो चित्रकला थी इसे नाम दिया राजस्थानी चित्रकला। राजस्थान की चित्रकला की विभिन्न शैलियों पर अनेकों विद्वानों ने पुस्तकें प्रकाशित कर इसके प्रारूप को स्थापित करने में सहयोग दिया, जिनमें मेवाड़ पर सर्वश्री डॉक्टर मोतीचंद्र, श्रीधर अंधारे, डॉक्टर R.K. वशिष्ठ एवं किशनगढ़ पर श्री एरिक डिकिंसन एवं डॉक्टर फयाज अली, बूंदी कोटा पर सर्वश्री प्रमोद चंद्र W.G. आर्चर एवं महाराजा बिरजेंद्र सिंह कोटा के प्रमुख हैं। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। प्रश्न जो पूछा जाएगा वो चित्रकला शैली से संबंधित पूछा जाएगा, नीचे आपको अभी पढ़ने के लिए मिलेगा। अब लिखा है राजस्थानी चित्रकला की विशेषताएं, क्योंकि जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो शैलियों से संबंधित ही पूछे गए हैं पहले भी, तो इस बार भी संभावना है कि प्रश्न जो है चित्रकला शैली से ही संबंधित पूछा जाता है। लेकिन ये सब आपको इसलिए बताया जाता है ताकि आप लोगों को जानकारी रहे कि कैसे इस चित्रकला का विकास हुआ है, कैसे नाम रखा गया। चलिए पढ़ लेते हैं राजस्थानी चित्रकला की विशेषताएं क्या हैं। लोक जीवन से जुड़ाव, भाव प्रवणता, विषय वस्तु की विविधता, विभिन्न रंगों का संयोजन, प्राकृतिक परिवेश, देश काल से अनुरूपता आदि विशेषताओं के आधार पर राजस्थानी चित्रकला की विशिष्ट पहचान है। धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों की चित्रकला में लोक जीवन की भावनाओं की बहुलता और भक्ति, श्रृंगार का सजीव चित्रण तथा चटकीले व चमकदार रंगों का संयोजन विशेष रूप से दिखाई देता है, क्योंकि चटकीले और भड़कीले रंगों का प्रयोग तो कपड़ों की छपाई में भी किया जाता है। कपड़ों में भी कपड़े जो हैं रंग बिरंगे पहनते हैं राजस्थान के लोग, तो इसी तरीके से जो चित्रकला है इसमें जो रंग इस्तेमाल किए गए हैं कैसे किए जाते हैं, चटकीले और चमकदार। आगे लिखा है राजस्थान की चित्रकला यहाँ के महलों, किलों, मंदिरों और हवेलियों में अधिक देखी जा सकती है। राजस्थानी चित्रकारों ने विभिन्न रीतियों का श्रृंगारिक चित्रण कर उनके मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का अंकन किया है। आगे लिखा है प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ नारी सौंदर्य का सजीव चित्रण राजस्थानी चित्रकला को एक अलग पहचान देता है। तो ये विशेषता आपको याद रखनी है। प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण तो किया ही गया है, साथ ही साथ नारी सौंदर्य का सजीव चित्रण भी आप राजस्थानी चित्रकला में देख सकते हैं। राजस्थानी चित्रकला राजा महाराजाओं, राजपुत्रों व सामंतों के संरक्षण में फली फूली है, तो ये भी याद रखिएगा। अब लिखा है राजस्थानी चित्रकला की शैलियों का वर्गीकरण, और मैंने आपको अभी बताया कि शैलियों से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। लिखा है राजस्थानी चित्रकला की शैलियों को भौगोलिक व सांस्कृतिक आधार पर 4 प्रमुख वर्गों एवं अनेक उपवर्गों में बांटा गया है। तो 4 प्रमुख जो वर्ग हैं वो आपको याद रखने हैं। पहला है मेवाड़ शैली। तो 4 प्रमुख वर्ग हैं और उपवर्ग अनेक हैं। तो मेवाड़ शैली में चावंड शैली, उदयपुर शैली, नाथद्वारा शैली, देवगढ़ उपशैली,
सावर उपशैली, सायपुरा उपशैली तथा बनेरा, बागौर, बेंगू, केलवा आदि ठिकारों की कला। तो ये मेवाड़ शैली के अंतर्गत आती है। दूसरी है मारवाड़ शैली। जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली, अजमेर शैली, नागौर शैली, सिरोही शैली, जैसलमेर शैली तथा घारेराव, रिया, भिनाय, जूनिया आदि ठिकारा कला। तीसरी है हाड़ौती शैली। तो इसके अंतर्गत बूंदी शैली, कोटा शैली, झालावाड़ उपशैली। और चौथी है ढूंढाड़ शैली। तो इसके अंतर्गत कौन कौन है? आमेर शैली है, जयपुर शैली, शेखावाटी शैली, अलवर शैली, उड़ियारा उपशैली तथा झिलाय, ईसरदा, सायपुरा, सामौद आदि ठिकारा कला। तो ये चार जो प्रमुख वर्ग हैं ये आपको याद रखने हैं। अब यहाँ पर एक मानचित्र के माध्यम से भी समझाया गया है राजस्थानी चित्रकला को, और ये नीचे संकेत भी लिखे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो चार प्रमुख वर्ग हैं उन सब के बारे में एक एक करके डिटेल में समझाया जा रहा है। सबसे पहले लिखा है मेवाड़ शैली। लिखा है राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक और मौलिक रूप मेवाड़ शैली में मिलता है। मेवाड़ शैली के अंतर्गत पोथी ग्रंथों का अधिक चित्रण हुआ है। तो ये आपको याद रखना है, जो मेवाड़ शैली है इसके अंतर्गत पोथी ग्रंथों का अधिक चित्रण किया गया है। 1260 ईस्वी का श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूड़ी नामक चित्रित ग्रंथ इस शैली का प्रथम उदाहरण है, जो तेज सिंह के राज्यकाल में चित्रित हुआ। तो इस ग्रंथ का नाम याद रखिएगा, ये 1260 ईस्वी का ग्रंथ है। आगे लिखा है यही शैली 1423 ईस्वी की देलवाड़ा में लिखी गई सुपासनाय चरियम पुस्तक में दिखाई देती है। डगलस बैरेट एवं बेसिल गे ने चौर पंचासिका शैली का उद्गम मेवाड़ में माना है। तो जो चौर पंचासिका शैली है इसका उद्गम डगलस बैरेट एवं बेसिल ने कहा माना है? मेवाड़ में। महाराणा कुंभा का काल कलाओं के उत्थान की दृष्टि से स्वर्णिम युग माना जाता है। उदय सिंह का काल कौन सा है? 1535 से 1572। तो उदय सिंह के काल में बने चित्रों में भागवत पुराण का परिजात अवतरण मेवाड़ के चित्रकार नानाराम की कृति है। महाराणा प्रताप के समय 56 की पहाड़ियों में स्थित राजधानी चावंड में भी चित्रकला का विकास हुआ। इस काल की प्रसिद्ध कृति ढोला मारू, जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। तो इस काल की जो प्रसिद्ध कृति है वह है ढोला मारू, और ये राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेवाड़ शैली के अंतर्गत जो शैलियां आती हैं प्रमुख, उनके बारे में बताया गया है। प्रमुख शैलियों के बारे में बताया गया है। पहले लिखा है उदयपुर शैली, ये मेवाड़ शैली के अंतर्गत आती है। तो महाराणा अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में चावंड चित्र शैली का अधिक विकास हुआ। महाराणा अमर सिंह के समय में रागमाला मेवाड़ शैली का प्रमुख ग्रंथ है। इन चित्रों को निसारदीन नामक चित्रकार ने चित्रित किया। मेवाड़ में राणा जगत सिंह प्रथम का काल मेवाड़ की लघु चित्र शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। इस काल में रसिक प्रिया, गीत गोविंद, भागवत पुराण एवं रामायण इत्यादि विषयों पर लघु चित्रों का निर्माण हुआ। तो ये आपको याद रखना है, मेवाड़ में राणा जगत सिंह प्रथम का जो काल है मेवाड़ की लघु चित्र शैली का स्वर्ण काल है, क्योंकि इस काल में जो रसिक प्रिया, गीत गोविंद, भागवत पुराण और रामायण विषयों पर लघु चित्रों का निर्माण हुआ है। आगे लिखा है राणा जगत सिंह कालीन प्रमुख चित्रकार साहबदीन और मनोहर रहे हैं।
महाराणा जगत सिंह ने महलों में चितेरों की ओवरी नाम से एक चित्रशाला की स्थापना की, जिसे तस्वीरां रो कारखानों के नाम से पुकारा गया। और ये प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि इसी तरीके के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है, महाराणा जगत सिंह ने राजमहल में चितेरों की ओवरी नाम से एक चित्रशाला की स्थापना की थी, जिसे क्या कहा जाता है? तस्वीरां रो कारखानों। ये आपको याद रखना है, कहीं पर लिख लीजिए। आगे लिखा है, राणा जयसिंह के काल में लघु चित्रों का निर्माण अधिक हुआ। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के काल में गीत गोविंद, बिहारी सतसई, सुंदर श्रृंगार, मुल्ला दो प्याजा के लतीफे और कलीला दमना ग्रंथों पर आधारित चित्र प्रमुख हैं। आगे लिखा है, मेवाड़ शैली में पुरुषाकृति, गठीली मूछों से युक्त भरे चेहरे, विशाल नयन, खुले हुए अधर, छोटी ग्रीवा तथा छोटा कद, उदयपुरी पगड़ी व लंबा साफा तथा स्त्रियों का चित्रांकन, सरलता के भाव से युक्त मीनाकृत आंखें, सीधी लंबी नाक तथा भरी हुई दोहरी चिबुक, ठिगना कद, लुंगड़ी घाघरे और कंचुकी तथा ठेठ राजस्थानी आभूषणों से सुसज्जित रहा है। तो मेवाड़ शैली में जो पुरुष आकृति है कैसी दिखाई गई है? गठीली मूछों से युक्त, बड़े नयन, ये नयन यानी कि आंखें, खुले हुए अधर यानी कि खुले होंठ, छोटी ग्रीवा और छोटा कद, उदयपुरी पगड़ी और लंबा साफा, ऐसी आकृति दिखाई गई है पुरुषों की। और स्त्रियों का जो चित्रांकन किया गया है, सरलता से भाव से युक्त मीनाकृत आंखें और सीधी लंबी नाक और ठिगना कद यानी कि छोटा कद। और जो आभूषण दिखाए गए हैं चित्रों में वो पूर्ण रूप से राजस्थानी है। आगे लिखा है, प्रकृति का संतुलित चित्रण मेवाड़ चित्रकला की प्रमुख विशेषता रही है। अधिकतर लाल, पीले, हरे, नीले, सफेद आदि सूचक रंगों का प्रयोग किया गया है। तो ये तो बात हो गई मेवाड़ शैली के, उदयपुर शैली की। जो मेवाड़ चित्रकला शैली है उसकी उदयपुर शैली के बारे में आपको बताया है। अब लिखा है नाथ द्वारा शैली। मेवाड़ शैली का दूसरा प्रमुख दौर नाथ द्वारा शैली में दिखाई देता है। नाथ द्वारा में पुष्टि मार्गीय संप्रदाय की भारत प्रसिद्ध प्रमुख पीठ है, जो श्री नाथ जी की भक्ति का प्रमुख केंद्र होने के कारण मेवाड़ की चित्र परंपरा में नया अध्याय जोड़ता है। यह उदयपुर शैली एवं ब्रज शैली का समन्वित रूप है। नाथ द्वारा शैली की मौलिक देन श्री नाथ जी के स्वरूप के पीछे सज्जा के लिए बड़े आकार के कपड़े के पर्दे पर बनाए गए चित्र पिछवाइयों के नाम से जाने गए हैं। तो ये आपको याद रखना है। जो श्रीनाथ जी हैं इनके स्वरूप के पीछे सजावट के लिए बड़े आकार के कपड़े के पर्दे पर चित्र बनाए गए हैं और ये जाने गए हैं पिछवाइयों के नाम से। 18वीं सदी के इन चित्रों में कृष्ण चरित्र की बहुलता के कारण यशोदा, नंद, बाल ग्वाल, गोपियां तथा वल्लभ संप्रदाय के संतों का चित्रांकन विशेष रूप से हुआ है। इसमें हरे पीले रंगों का अधिक प्रयोग हुआ है। तो नाथ द्वारा जो शैली है इसमें अधिकता है हरे और पीले रंगों की। इसकी अन्य विशेषताओं में केंद्र में श्रीनाथ जी की आकृति, गायों का मनोरम दृश्य, आसमान में देवताओं का अंकन, पृष्ठभूमि में सघन वनस्पति, कदली वृक्षों की प्रधानता आदि है। तो ये आपको याद रखना है। नाथ द्वारा शैली के चित्रकारों में बाबा रामचंद्र के अतिरिक्त नारायण, चतुर्भुज, रामलिंग, चंपालाल, घासीराम, तुलसीराम आदि के नाम भी प्रसिद्ध हैं। तो ये नाथ द्वारा शैली के चित्रकार हैं जिनके नाम याद रखिएगा। महिला चित्रकारों में कमला एवं इलायची का नाम मिलता है और ये प्रश्न पूछा जा चुका है रीट में। तो आपको याद रखना है कमला और इलायची ये जो चित्रकार हैं, महिला चित्रकार, ये नाथ द्वारा शैली से संबंधित हैं। इनका नाम याद रखिएगा, लिख लीजिएगा कहीं पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली शैली लिखी हुई है देवगढ़ शैली।
महाराणा जयसिंह के राज्यकाल में रावत द्वारकादास चूंडावत ने देवगढ़ ठिकाना 1680 ईस्वी में स्थापित किया। इसके पश्चात यहीं से देवगढ़ शैली का जन्म हुआ। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ के सामंत 16वें उमराव कहलाते थे। देवगढ़ शैली मारवाड़, जयपुर एवं मेवाड़ शैली का समन्वित रूप है। इसे सर्वप्रथम डॉक्टर श्रीधर अंधारे द्वारा प्रकाश में लाया गया। इस शैली के प्रमुख चित्रकारों में बगता, कमला प्रथम, कमला द्वितीय, हरचंद, नंगा, चोखा एवं बैजनाथ हैं। प्राकृतिक परिवेश, शिकार के दृश्य, अंतापुर, राजसी, ठाठ बाट, श्रृंगार, सवारी आदि इसके प्रमुख विषय रहे हैं। इसमें पीले रंग की बहुलता रही है। इस शैली के भित्ति चित्र अजारा की ओबरी, मोती महल आदि में देखने को मिलते हैं। तो देवगढ़ शैली में पीले रंग की बहुलता है और इसके जो भित्ति चित्र हैं अजारा की ओबरी और मोती महल में आप देख सकते हैं। अब दूसरा जो प्रकार है वह है मारवाड़ शैली का। पहला था मेवाड़ शैली, दूसरा है मारवाड़ शैली। तो चलिए इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ लेते हैं। मारवाड़ क्षेत्र की चित्रकला का वैभव मूलतः जोधपुर की दरबारी शैली के रूप में देखा जा सकता है, किंतु इसके अतिरिक्त जैसलमेर, नागौर एवं अजमेर के कुछ भागों में भी इसका प्रभाव दृष्टिगत होता है। तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने 7वीं सदी में मारू देश में चित्रकार श्रृंगधर का उल्लेख किया, जिसने पश्चिमी भारत में यक्ष शैली को जन्म दिया। इसके प्रारंभिक चित्रावशेष में हमें प्रतिहार कालीन ओद निरुक्ति वृत्ति में मिलते हैं। यहाँ मारवाड़ी साहित्य के प्रेमाख्यानों पर आधारित चित्रण अधिक हुआ है। तो जो मारवाड़ चित्रकला शैली है इसका जो वैभव है वो जोधपुर की दरबारी शैली के रूप में देखा जा सकता है। अब नीचे जोधपुर शैली के बारे में ही बताया जा रहा है, तो चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है, मारवाड़ में कला एवं संस्कृति को नवीन परिवेश देने का श्रेय मालदेव को जाता है। इस काल की प्रतिनिधि चित्रशैली के उदाहरण हमें चौखेलाव महल तथा चित्रित उत्तराध्ययन सूत्र से प्राप्त होते हैं। सन 1610 में लिखित एवं चित्रित भागवत मेवाड़ एवं मारवाड़ की अनेक विशेषताओं से युक्त है। आगे लिखा है, सन 1623 में कलाकार वीर जी द्वारा पाली के प्रसिद्ध वीर पुरुष विठल दास चापावत के लिए रागमाला चित्रावली चित्रित की गई। लघु चित्रों में छोटे आकार की एक हरी वसली पर निर्मित ये चित्र शुद्ध राजस्थानी शैली में अंकित हैं। तो ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? वीर जी द्वारा पाली के जो प्रसिद्ध वीर पुरुष थे विठल दास चापावत, इनके लिए रागमाला चित्रावली चित्रित की गई थी। तो ये आपको याद रखना है। आगे लिखा है, जोधपुर शैली में एक मोड़ महाराजा जसवंत सिंह के समय में आया। कृष्ण चरित्र की विविधता और मुगल शैली का प्रभाव इस काल के चित्रों में दिखाई देता है, क्योंकि जब मुगल यहाँ पर आए तो चित्र शैली जो थी उसमें भी उनका प्रभाव दिखाई दिया। तो यही बताया जा रहा है कि जोधपुर शैली में एक नया मोड़ आया महाराजा जसवंत सिंह के समय में। क्या मोड़ आया? कृष्ण चरित्र की विविधता और मुगल शैली का प्रभाव इस काल के चित्रों में दिखाई देता है। महाराजा अजीत सिंह के शासनकाल में संभवतः मारवाड़ शैली के सबसे अधिक सुंदर एवं प्राणवान चित्र बने, जिनमें सामंती संस्कृति का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया गया। महाराजा अभय सिंह के राज्यकाल में चित्रकार डालचंद को विशेष ख्याति प्राप्त हुई। इनके चित्र महाराजा अभय सिंह नृत्य देखते हुए मेहरानगढ़ संग्रहालय जोधपुर एवं कुंवर संग्राम सिंह संग्रह जयपुर में सुरक्षित देखे जा सकते हैं। तो इनके जो चित्र हैं किनके? ये चित्रकार डालचंद के। इनको विशेष ख्याति प्राप्त हुई है महाराजा अभय सिंह के राज्यकाल में, और इनके जो चित्र हैं वो सुरक्षित संग्रहालयों में रखे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। लिखा है, महाराजा मान सिंह ने मारवाड़ की चित्रकला को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया।
नाथ संप्रदाय के अनुयायी महाराजा ने नाथों से संबंधित असंख्य चित्र बनवाए। इस समय के प्रमुख चित्रकारों में अमरदास भाटी, दाना भाटी, शंकरदास, माधवदास, राम सिंह भाटी, शिवदास इत्यादि प्रमुख हैं। दाना भाटी द्वारा निर्मित चित्रों में मारवाड़ की चित्रण परंपरा का चरमोत्कर्ष देखा जा सकता है। तो ये चित्रकार हैं, ये आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मारवाड़ शैली के विषयों में प्रेमाख्यान विषय प्रधान रहा है। इन प्रेमाख्यानों में ढोला, मरवर, मूमल, महेंद्रा, रूपमती, बाज बहादुर, कल्याण रागनी प्रसिद्ध रहे हैं। जोधपुर शैली के पुरुष लंबे चौड़े गठीले बदन के तथा उनके गलमुछ, ऊंची पगड़ी, राजसी वैभव के वस्त्राभूषण और स्त्रियों की वेशभूषा में ठेठ राजस्थानी लहंगा, ओढ़नी, लाल फुंदनों का प्रयोग प्रमुख रूप से हुआ है। यानी कि जो जोधपुर शैली है, इसमें जो पुरुष दर्शाए गए हैं कैसे, लंबे चौड़े गठीले बदन के, और उनकी गलमुच्छे भी हैं और ऊंची पगड़ी लगाई हैं, और राजसी वैभव के चित्र पुरुषों के बनाए गए हैं। और स्त्रियों की वेशभूषा में आप देखेंगे ठेठ राजस्थानी, यानी पूर्ण रूप से राजस्थानी वस्त्र और आभूषणों से युक्त स्त्रियों को दर्शाया गया है। आगे लिखा है, बादान सी आंखें और ऊंची पाग जोधपुर शैली की अपनी निजी देन है। मारवाड़ शैली में लाल पीले रंग का बाहुल्य है, जो स्थानीय विशेषता है। प्रकृति का चित्रण मारवाड़ के परिवेश के अनुकूल हुआ है। चित्रों में खंजन पक्षी को भी बखूबी दर्शाया गया है। तो ये आपको याद रखना है। अब यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि किस शैली में खंजन पक्षी को दर्शाया गया है, तो आपको याद रखना है मारवाड़ की जोधपुर शैली में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है बीकानेर शैली। बीकानेर शैली का प्रादुर्भाव 16वीं सदी के अंत में माना जाता है। राव राय सिंह के समय चित्रित भागवत पुराण में इस शैली के प्रारंभिक चित्र मिलते हैं। बीकानेर नरेश राय सिंह मुगल कलाकारों की दक्षता से प्रभावित होकर कुछ को अपने साथ ले आए। इसमें उस्ता अली रजा व उस्ता हामिद रुकनुद्दीन प्रमुख थे। इन्हीं दोनों कलाकारों की कलाकृतियों से चित्रकारिता की बीकानेर शैली का उद्भव हुआ। तो इन दोनों चित्रकारों के नाम आपको याद रखने हैं, उस्ता अली रजा और उस्ता हामिद रुकनुद्दीन। आगे लिखा है, यहाँ दो परिवारों का चित्रकला पर विशेष प्रभाव रहा। मथेरड़ परिवार पारंपरिक जैन मिश्रित राजस्थानी शैली के चित्र बनाने में सिद्धहस्त था। मुगल दरबार से उस्ता परिवार मुगल शैली के चित्र बनाने में कुशल था। यानी कि जो मथेरड़ परिवार था, ये जैन मिश्रित राजस्थानी शैली के चित्र बनाते थे, और मुगल दरबार में जो उस्ता परिवार था, ये मुगल शैली के चित्र बनाने में कुशल था। इस परिवार ने ऊंट की खाल पर सोने का चित्रण करके उस्ता कला विकसित की। तो इन लोगों ने ऊंट की खाल पर सोने का चित्रण किया है, ये आपको याद रखना है। अकबर ने स्वयं अपने दरबार में इन उस्ता कलाकारों को सम्मानजनक स्थान प्रदान किया। आगे बढ़ते हैं। बीकानेर शैली का विशुद्ध रूप अनूप सिंह के राज्यकाल में दिखाई देता है। उनके समय के प्रसिद्ध कलाकारों में रामलाल, अली रजा, हसन आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय है। महाराजा अनूप सिंह के समय में उस्ता परिवार ने हिंदू कथाओं, संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी काव्यों को आधार बनाकर सैकड़ों चित्र बनाए। इस समय यह शैली चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। 18वीं सदी में ठेठ राजस्थानी शैली में चित्र बने, उनकी रंगत ही अलग है। तो ये बात हो रही है 18वीं सदी की, जिसमें ठेठ राजस्थानी शैली में चित्र बनाए गए। आगे लिखा है, बीकानेर शैली में मुगल स्कूल के मिश्रित प्रभाव के फलस्वरूप एक हरी तनवंगी कोमल ललनाओं का अंकन, नीले, हरे और लाल बैंगनी, जामुनी, सलेटी रंगों का प्रयोग, शाहजहां और औरंगजेब शैली की पगड़ियों के साथ ऊंची मारवाड़ी पगड़ियां, ऊंट, हिरन, बीकानेरी रहन सहन और राजपूती संस्कृति की छाप विशिष्ट रूप से देखने को मिलती है। बरसते बादलों में से सारस मिथुनों की नयनाभिराम आकृतियां भी इस शैली की विशेषता है। यहाँ फव्वारों, दरबार के दृश्यों आदि में दक्षिण शैली का प्रभाव दिखाई देता है।
तो जो बीकानेरी शैली है इसमें आप लोग देखेंगे कि जो चित्र हैं उनमें ऊंट, हिरन और बीकानेरी रहन सहन और राजपूती संस्कृति को दर्शाया गया है। और बरसते बादल भी दर्शाए गए हैं और फव्वारे और दरबार के दृश्य भी दर्शाए गए हैं, राजा के दरबार के। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है किशनगढ़ शैली। किशन सिंह ने सन 1609 ईस्वी में किशनगढ़ राज्य की नींव डाली। राज परिवार पर वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव के कारण राधा कृष्ण की लीलाओं का साकार स्वरूप चित्रण के माध्यम से बहुलता से हुआ। राजा सावंत सिंह का काल 1748 से 1764 किशनगढ़ शैली की दृष्टि से स्वर्ण युग कहा जा सकता है। तो राजा सावंत सिंह का जो काल है वह किशनगढ़ शैली के लिए स्वर्ण युग है। सावंत सिंह नागरी दास के उपनाम से प्रसिद्ध थे। तो ये आपको याद रखना है, सावंत सिंह का उपनाम क्या था? नागरी दास। इनके काव्य प्रेम, गायन, बनी ठनी के संगीत, प्रेम और कलाकार मोर ध्वज निहाल चंद्र के चित्रांकन ने इस समय किशनगढ़ की चित्रकला को सर्वोच्च स्थान पर पहुंचा दिया। बनी ठनी को एरिक डिकिंसन ने भारत की मोनालिसा कहा। और ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न सीधा सीधा कभी नहीं पूछा जाएगा, प्रश्न हमेशा घुमा फिरा कर पूछा जाता है। अब यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि एरिक डिकिंसन ने भारत की मोनालिसा किसे कहा है, तो बनी ठनी को। ये आपको याद रखना है। भारत सरकार ने 1973 ईस्वी में बनी ठनी पर डाक टिकट जारी किया था, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस शैली में पुरुषाकृति में लंबा एक हरा नील छवि युक्त शरीर, मोती जड़ित श्वेत या मूंगिया पगड़ी, उन्नत ललाट, खंजनाकृत कर्णांत तक खिंचे विशाल अरुणाभ नयन और नारी आकृति में तनवंगी, लंबी गौरवर्ण, नुकीली चिबुक, सुराहीदार गर्दन, पतली कमर, लंबी कमल, पंखुड़ी सी आंखें चित्रित की गई हैं। तो पुरुषों को कैसा दिखाया गया है? एक हरा, लंबा एक हरा और नील छवि युक्त। और इनकी जो पगड़ी दर्शाई गई है मोती जड़ित श्वेत या मूगिया पगड़ी। और महिलाएं कैसी दर्शाई गई हैं? गौरवर्ण, नुकीली चिबुक और सुराहीदार गर्दन, यानी पतली गर्दन, पतली कमर और लंबी कमल पंखड़ी सी आंखें। इस तरीके से महिलाओं को दर्शाया गया है। आगे लिखा है, दूर दूर तक फैली झील, उनमें केली करते हंस, बतख, सारस, तैरती नौकाएं, केले के गाछ एवं रंग बिरंगे उपवन, चांदनी रात में राधा कृष्ण की केली क्रीड़ाएं, प्रातःकालीन और संध्याकालीन बादलों का सिंदूरी चित्रण किशनगढ़ शैली की विशेषताएं हैं। तो ये आपको याद रखना है। बनी ठनी अर्थात राधा के रूप सौंदर्य का चित्रांकन इस शैली का विशेष आकर्षण रहा है। यहाँ के प्रमुख रंग सफेद, गुलाबी, सलेटी और सिंदूरी हैं। तो रंग भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किशनगढ़ शैली के चित्रकारों में नानक राम, सीताराम, सूरध्वज, मूलराज, मोरध्वज, निहाल चंद, बदन सिंह, रामनाथ, सवाई राम, लालडी दास के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। तो ये किशनगढ़ शैली के चित्रकार हैं, तो इनके नाम याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है अजमेर शैली। राजनीतिक उथल पुथल और धार्मिक प्रभावों के कारण अजमेर शहर में जहां दरबारी एवं सामंती संस्कृति का अधिक प्रभाव रहा, वहीं गांवों में लोक संस्कृति तथा ठिकानों में राजपूत संस्कृति का वर्चस्व रहा। भिनाय, सावर, मसूदा, जूनिया जैसे ठिकानों में चित्रण की परंपरा ने अजमेर शैली के विकास और संवर्धन में विशेष योगदान दिया। जूनिया का चांद, सावर का तैयब, नांद का राम सिंह भाटी, खरवा से जालजी एवं नारायण भाटी, मसूदा से माधव जी एवं राम तथा अजमेर के अल्लाह बख्श, उसना और साहिबा स्त्री चित्रकार विशेष उल्लेखनीय हैं।
तो ये चित्रकार आपको याद रखने हैं। और महिला चित्रकार कौन सी हैं? उसना और साहिबा। जूनिया के चांद द्वारा अंकित राजा पाबू जी का सन 1698 का व्यक्ति चित्र इस शैली का सुंदर उदाहरण है। यही एक ऐसी कलम रही जिसको हिंदू, मुस्लिम और ईसाई धर्म को समान प्रशय मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागौर उपशैली में लकड़ी के कमवाड़ों एवं किले के भित्ति चित्रण में मारवाड़ शैली का प्रभाव दिखाई पड़ता है। वृद्धावस्था के चित्रों को नागौर के चित्रकारों ने अत्यंत कुशलता पूर्वक चित्रित किया है। पारदर्शी वेशभूषा नागौर शैली की अपनी विशेषता है। तो ये भी याद रखिएगा, पारदर्शी वेशभूषा। जैसलमेर शैली का विकास मुख्य रूप से महारावल, हरराज, अखय सिंह एवं मूलराज के संरक्षण में हुआ। मूमल जैसलमेर शैली का प्रमुख चित्र है। जैसलमेर शैली की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इस पर मुगल या जोधपुर शैली का प्रभाव नहीं है। तो यही विशेषता है जैसलमेर शैली की, यह एकदम स्थानीय शैली है। आगे लिखा है, जोधपुर के दक्षिण में स्थित गोडवाड़ भूखंड में घाड़े राव एक प्रमुख ठिकाना है। चित्रकार नारायण छज्जू एवं कृपादास ने नवीन चित्र शैली का निर्माण किया, जिससे घाड़े राव को मारवाड़ की एक उपशैली के रूप में महत्व दिया जा सकता है। तो मारवाड़ शैली के बारे में आप लोगों ने जान लिया है। इसके अंतर्गत आपको जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली, अजमेर शैली, इन सब के बारे में बता दिया। अब लिखा है हाड़ौती शैली। तीसरा जो प्रकार है वह हाड़ौती शैली का है। तो चलिए हाड़ौती शैली के बारे में भी पढ़ लेते हैं। लिखा है, चौहान वंशी हाड़ाओं का प्रभुत्व बूंदी, कोटा और झालावाड़ क्षेत्र में रहा, इसलिए यह हाड़ौती क्षेत्र कहलाया। बूंदी शैली, कोटा शैली, झालावाड़ शैली आदि को हाड़ौती शैली के अंतर्गत माना जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब एक एक करके सबके बारे में लिखा है। सबसे पहले लिखा है बूंदी शैली। तो चलिए बूंदी शैली के बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा है, चित्रकला की बूंदी शैली मेवाड़ चित्रकला से प्रभावित थी। समय समय पर बूंदी शैली में ग्रंथ चित्रण एवं लघु चित्रों के माध्यम से इतना चित्रण हुआ कि आज संसार भर के संग्रहालयों में बूंदी शैली के चित्र मिलते हैं। तो ये याद रखिएगा, बूंदी शैली के चित्र आप संसार भर के संग्रहालयों में देख सकते हैं। राव शत्रुसाल, जिन्हें छत्रसाल भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। राव शत्रुसाल हाड़ा के काल में इस शैली का विशेष रूप से विकास हुआ। राव छत्रसाल ने प्रसिद्ध रंग महल बनवाया, जो सुंदर भित्ति चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यानी भारत में ही प्रसिद्ध नहीं है बल्कि विश्व में भी प्रसिद्ध है। भाव सिंह तथा उनके पुत्र अनिरुद्ध सिंह ने मुगल शासकों के निर्देशों से दक्षिण भारत के युद्धों में भाग लिया, जिससे बूंदी शैली में दक्षिण शैली का प्रभाव समाविष्ट हुआ। चित्रशाला का निर्माण राव उम्मेद सिंह के समय में हुआ। राव उम्मेद सिंह का जंगली सुअर का शिकार करते हुए बनाया चित्र प्रसिद्ध है। तो ये भी याद रखिएगा। आगे लिखा है, राजा उम्मेद सिंह के काल में बूंदी शैली में नवीन मोड़ आया, जिसमें भावनाओं की सरलता, प्रकृति विविधता, पशु पक्षियों तथा सतरंगे बादल, जलाशयों आदि के चित्रण की बहुलता दृष्टिगत होती है। बूंदी शैली की आकृतियां लंबी, शरीर पतले, स्त्रियों के अधर लाल, अधर यानी कि होंठ, मुख गोलाकृत, चिबुक पीछे की ओर झुकी छोटी होती हैं। आकाश में उमड़ते काले कजरारे मेघ, बिजली की कौंद, घनघोर वर्षा, नदी में उठती जल तरंगे, हरे भरे वृक्ष और उन पर चहकती चिड़ियां, नाचते मयूर, कलाबाजी दिखाते वानर, पहाड़ की तलहटी में विचरण करते वन्य जीवों का चित्रण बड़ा ही मनोहारी है। तो प्राकृतिक दृश्य इसमें दर्शाए गए हैं बूंदी शैली में। आगे लिखा है, बूंदी शैली में पशु पक्षी चित्रण को विशेष महत्व दिया गया है। स्थापत्य का राजपूती वैभव और श्वेत गुलाबी, लाल, हिंगलू, हरा आदि रंगों का प्रयोग बूंदी कलम की विशेषता रही है। राग रागनी, नायिका भेद, ऋतु वर्णन, बारहमासा, कृष्ण लीला, दरबार शिकार, हाथियों की लड़ाई, उत्सव अंकन आदि शैली के चित्राधार रहे हैं। तो आपको इतना याद तो रखना ही है कि जो बूंदी शैली है इसमें पशु पक्षियों का चित्रण दर्शाया गया है और
बादलों का, नदियों में उठती जल तरंगे, हरे भरे वृक्ष, चहकती चिड़िया, नाचते मयूर, ये सब आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस शैली के चित्रकारों में सुरजन, अहमद अली, रामलाल, श्री किशन और साधु राम मुख्य थे। तो ये भी याद रखिएगा। आप लोग जो नोट्स यदि बना रहे हों तो उसमें आप इस तरीके से लिख लीजिए, एक तरफ लिख लीजिए शैली, एक तरफ लिख लीजिए चित्रकार। जिस शैली से जिस चित्रकार का संबंध है उसके सामने लिख लीजिए। तो इस तरीके से आपको आसानी से याद हो जाएंगे। और आप ये मत सोचिए कि अभी आपके पास बहुत समय है, ये समय निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। जनवरी में आपका एग्जाम होने को है, आपके पास उतना ही समय है और आपका सिलेबस भी बहुत बड़ा है। तो लापरवाही बिल्कुल भी मत कीजिए। ये समय आपके लिए संघर्ष का समय है और इन दिनों में आपने संघर्ष कर लिया तो आप पूरी जिंदगी आराम से काटेंगे। यानी कि ये संघर्ष आपको एक स्वर्णिम भविष्य देगा, ये याद रखिएगा हमेशा। तो आलस बिल्कुल भी मत कीजिएगा। चलिए कोटा शैली के बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा है, कोटा चित्र शैली का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने का श्रेय महाराव राम सिंह को जाता है। उनके बाद महाराव भीम सिंह ने कोटा राज्य में कृष्ण भक्ति को विशेष महत्व दिया, जिसके फलस्वरूप कोटा शैली में वल्लभ संप्रदाय का पूर्ण प्रभाव दिखाई देता है। कोटा शैली का चरमोत्कर्ष उम्मेद सिंह के समय में हुआ। कोटा के मुसव्विर खाने के कलाकारों ने भित्तियों पर बड़े बड़े चित्र बनाने के साथ ही बड़ी बड़ी वसलियों पर शिकार का समूह चित्रण कर कोटा शैली को विशिष्टता प्रदान की। घने जंगलों में शिकार की बहुलता के कारण कोटा शैली में इस समय शिकार का बहुरंगी वैविध्यपूर्ण चित्रण हुआ, जो इस शैली का प्रतीक बन गया। इस शैली में नारियों एवं रानियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है। अब यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि किस शैली में नारियों और रानियों को भी शिकार करते दर्शाया गया है, तो आपको याद रखना है कोटा शैली। आगे लिखा है, स्त्री आकृतियों का कोटा शैली में अत्यंत सुंदर चित्रण हुआ है। पीन अधर, सुदीर्घ नासिका, पतली कमर, कपोल खिले हुए सुंदर अलकावली नारी आकृति को जीवंतता प्रदान करता है। पुरुषाकृति में वृषभ कंधे, उन्नत भौहें, मासल देह, मुख पर भरी भरी दाढ़ी और मूछें, तलवार, कचार आदि हथियारों से युक्त वेशभूषा तथा मोती जड़ित आभूषण छवि को चार चांद लगाते हैं। तो पुरुषों को भी अच्छी तरीके से दर्शाया गया है। कोटा शैली में हल्के हरे, पीले और नीले रंग का बहुतायत से प्रयोग हुआ है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है झालावाड़ शैली। लिखा है, झालावाड़ के राजमहलों में श्रीनाथ जी, राधा कृष्ण लीला, रामलीला, राजसी वैभव के जो भित्ति चित्र मिलते हैं, उनके माध्यम से झालावाड़ शैली का निर्धारण होना अभी शेष है। यानी कि झालावाड़ शैली का अभी निर्धारण नहीं हो सका है। अब चौथा जो प्रकार था वह है ढूंढाड़ शैली का। तो ढूंढाड़ शैली के बारे में सबसे पहले लिखा है आमेर शैली के बारे में। लिखा है, जयपुर की चित्रण परंपरा पूर्ववर्ती राजधानी आमेर की चित्र शैली के क्रमिक विकास का परिणाम है। आमेर शैली के प्रारंभिक काल के चित्रित ग्रंथों में यशोधरा चरित्र 1591 नामक ग्रंथ प्रमुख है। ये जो ग्रंथ है ये 1591 में रचा गया होगा, तो इसीलिए यहाँ पर कोष्टक में लिख दिया गया है। इसी समय में बनी रज्मनामा की प्रति अकबर के लिए जयपुर सूरत खाने में ही तैयार की गई थी। इसमें 169 बड़े आकार के चित्र हैं। किसकी बात हो रही है? रज्मनामा की। तो इसमें 169 बड़े आकार के चित्र हैं एवं जयपुर के चित्रकारों का भी उल्लेख मिलता है। बैराट के तथाकथित मुगल गार्डन और मौजमाबाद के भित्ति चित्र भी इस शैली में निर्मित हैं, जिन पर मुगल प्रभाव साफ दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं। आमेर चित्र शैली का दूसरा महत्वपूर्ण चरण मिर्जा राजा जयसिंह के राज्यकाल से प्रारंभ होता है। मिर्जा राजा जयसिंह ने रसिक प्रिया और कृष्ण रुक्मणी वेली नामक ग्रंथ अपनी रानी चंद्रावती के लिए सन 1639 ईस्वी में बनवाए थे। इसमें कृष्ण और गोपियों का युगल स्वरूप लोक शैली में चित्रित है।
आमेर में ही मिर्जा राजा जयसिंह ने 1639 ईस्वी में गणेश पोल का निर्माण करवाया, जो भित्ति चित्रों व अलंकरणों से सुसज्जित है। तो मिर्जा राजा जयसिंह के बारे में इतना आपको याद रखना है कि इन्होंने रसिक प्रिया और कृष्ण रुक्मणी वेली नामक ग्रंथ अपनी रानी चंद्रावती के लिए बनवाए थे। कब बनवाए थे? 1639 में। और इन्होंने 1639 में गणेश पोल का निर्माण भी करवाया था, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है जयपुर शैली। महाराजा सवाई जयसिंह प्रथम का काल कला की उन्नति की दृष्टि से कई अर्थों में महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने अपने राज चिन्हों, कोसों, रोजमर्रा की वस्तुएं, कला का खजाना, साज सामान आदि को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने हेतु 36 कारखानों की स्थापना की, जिनमें से सूरत खाना भी एक है। यहाँ चित्रकार चित्रों का निर्माण करते थे। इसी समय में रसिक प्रिया, कवि प्रिया, गीत गोविंद, 12 मासा, नवरस, रागमाला चित्रों का निर्माण हुआ। महाराजा सवाई ईश्वरी सिंह के समय चित्र सृजन का केंद्र आमेर से हटकर जयपुर आ गया। यानी कि महाराजा सवाई ईश्वरी सिंह के समय क्या हुआ? चित्र सृजन का जो केंद्र था सूरत खाना, वह आमेर से हटकर कहाँ आ गया? जयपुर में। इनके समय में साहिब राम और लालचंद नामक चित्रकारों ने प्रशंसनीय कार्य किए। साहिब राम ने बड़े व्यक्ति चित्र बनाकर चित्रकला में नई परंपरा डाली। तो बड़े व्यक्ति चित्र यानी कि आदम कद पोर्ट्रेट। लालचंद ने जानवरों की लड़ाइयों के अनेक चित्र बनाए। आगे लिखा है सवाई माधो सिंह प्रथम के समय कलाकारों ने चित्रों में रंगों को न भरकर मोती, लाख तथा लकड़ी की मड़ियों को चिपकाकर रीतिकालीन अलंकारिक मणि कुट्टिम प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। यानी कि जो कलाकार थे सवाई माधो सिंह प्रथम के समय की बात हो रही है। तो यहाँ पर चित्रों में रंगों को न भरकर चित्रकारों ने क्या किया? मोती, लाख और लकड़ी की जो मड़ियां थीं वो चिपकाई। तो इससे अलंकारिक मणि कुट्टिम प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला। आगे लिखा है सवाई माधो सिंह प्रथम के समय गलता के मंदिरों, सिसोदिया रानी के महल, चंद्र महल, पुंडरीक की हवेली में कलात्मक भित्ति चित्रण हुआ। लाल चितेरा महाराजा सवाई ईश्वरी सिंह तथा महाराजा सवाई माधो सिंह के समय का एक प्रमुख चित्रकार था। तो ये नाम आपको याद रखना है, लाल चितेरा। आगे लिखा है महाराजा सवाई प्रताप सिंह के समय में 50 से भी अधिक कलाकार सूरत खाने में चित्रों को बनाने के लिए नियुक्त थे, जिनमें राम सेवक, गोपाल, हुक्मा, चिमना, सालिग्राम, लक्ष्मण आदि प्रमुख थे। तो ये चित्रकार सूरत खाने में चित्रों को बनाने के लिए नियुक्त किए गए थे। इस समय राधा कृष्ण की लीलाओं, नायिका भेद, राग रागनी, 12 मासा आदि का चित्रण प्रधानता हुआ है। महाराजा सवाई राम सिंह ने कला के विकास के लिए महाराजा स्कूल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की सन 1857 ईस्वी में स्थापना की, जो वर्तमान में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से जाना जाता है। और ये आपको याद रखना है, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा चुका है, तो ये इतना पूरा आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भित्ति चित्र, पोथी चित्रण, आदम कद पोर्ट्रेट, लघु चित्रण में जयपुर के कलाकारों ने मुगल प्रभाव को ग्रहण करते हुए राजपूती संस्कृति की नफासत और रंगों की लोक कलात्मकता को बनाए रखा। बड़े बड़े पोर्ट्रेट यानी आदम कद व्यक्ति चित्र एवं भित्ति चित्रण की परंपरा जयपुर शैली की विशिष्ट देन है। जयपुर के भित्ति चित्रों की एक विशेष पद्धति है, जिसे स्थानीय भाषा में आलागीला, आराइस तथा मोराकसी कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। जयपुर के भित्ति चित्रों की एक विशेष पद्धति बताई गई है, जिसे स्थानीय भाषा में आलागीला, आराइस और मोराकसी कहा जाता है। इस पद्धति में चूने के तैयार पलस्तर को घोल पर चिकना कर लिया जाता है। इस पद्धति में चूने के तैयार पलस्तर को घोट कर चिकना कर लिया जाता है तथा इस पर चित्रण किया जाता है। राजस्थान में सर्वप्रथम आलागीला पद्धति का प्रारंभ आमेर में हुआ, जो कछवाहा मुगल संबंधों के प्रभाव का
परिणाम था। तो सर्वप्रथम आला गीला पद्धति का प्रयोग कहाँ पर हुआ? आमेर में। जयपुर शैली का प्रभाव ईसरदा, सिवाड़, झिलाय, उड़ियारा, चौमू, सामोद, मालपुरा जैसे ठिकानों पर भी रहा है, जिससे वहां ठिकाना पेंटिंग विकसित होती रही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है अलवर शैली। लिखा है अलवर शैली सन 1775 ईस्वी में जयपुर से अलग होकर राव राजा प्रताप सिंह के समय में स्वतंत्र अस्तित्व में आई। उनके शासनकाल में शिवकुमार और डालूराम नामक दो चित्रकार जयपुर से अलवर आए। तो इन चित्रकारों के नाम याद रखने हैं, शिवकुमार और डालूराम। राजगढ़ के किले के शीश महल में अंकित भित्ति चित्र उन्हीं के समय में बने हैं। ये भित्ति चित्र अलवर शैली के प्रारंभिक सर्वोत्कृष्ट चित्र हैं। राजगढ़ के महलों में शीश महल का चित्रण कराकर बख्तावर सिंह ने यहाँ चित्रकला की शुरुआत की। बलदेव, डालूराम, सालगा, सालिग्राम उनके राज्य के प्रमुख चितेरे थे। बख्तावर सिंह के समय में बने सैकड़ों चित्र, जिनमें नाथों, जोगियों, फकीरों से जंगल में धर्म चर्चा करते हुए स्वयं महाराज का चित्रण कला की दृष्टि से उल्लेखनीय है। तो बख्तावर सिंह के समय में जो चित्र बने हैं उनमें क्या दर्शाया गया है? जो महाराज हैं ये चर्चा कर रहे हैं फकीरों से, फकीरों, जोगियों और नाथों से। कहाँ पर? जंगल में। आगे लिखा है विनय सिंह का अलवर की चित्रकला के उत्कर्ष में वही स्थान है जो मुगल चित्रकला में अकबर का था। विनय सिंह बलदेव से चित्रकारी सीखते थे। गुलिस्ता का सुलेखन एवं चित्रांकन उनके शासनकाल की एक अनोखी घटना है। तो ये आपको याद रखना है। इस ग्रंथ को तैयार करने पर उस समय 1 लाख रुपए व्यय हुए थे। इसके चित्र बलदेव व गुलाम अली ने बनाए थे। तो ये आपको याद रखना है। गुलिस्ता का सुलेखन और चित्रांकन इनके शासनकाल में हुआ है। किनके शासनकाल में? विनय सिंह के। आगे लिखा है बलवंत सिंह के समय में सालिग्राम, जमुनादास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदराम आदि कलाकारों ने जमकर पोथी चित्रों, लघु चित्रों एवं लिपटवा पटचित्रों का निर्माण किया। आगे लिखा है शिवदान सिंह के शासनकाल में कामकला के आधार पर निर्मित सैकड़ों चित्र चित्रकला की दृष्टि से उत्कृष्ट हैं। नफीरी वादन का चित्र इस शैली का सुंदर उदाहरण है। महाराजा मंगल सिंह के शासनकाल में मूलचंद तथा उदयराम ने विशेषतः हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्रण किया। महाराजा जयसिंह के शासनकाल में रामगोपाल, रामप्रसाद, जगमोहन, राम सहाय, नेपालिया जैसे कलाकारों ने अलवर शैली को अंतिम समय तक जीवित रखा। तो इन चित्रकारों के नाम याद रखिएगा। अलवर चित्र शैली में ईरानी, मुगल, राजस्थानी विशेषता जयपुर शैली का आश्चर्यजनक संतुलन, समन्वय देखा जा सकता है। इस चित्र शैली में पुरुषों के मुख की आकृति आम की शक्ल में बनाई गई है। तो ये याद रखिएगा। स्त्रियों के कद कुछ ठिगने का मतलब होता है थोड़ी कम लंबाई के। उठी हुई रेणियां, अत्यधिक परिश्रम से बनाए गए अंग प्रत्यंग अलवर शैली की अपनी विशेषता है। वेश्याओं के चित्र केवल अलवर शैली में ही बने हैं और यही आपको याद भी रखना है। सुंदर बेल बूटों वाली वसलियों का निर्माण अलवर शैली की निजी विशेषता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है उनियारा शैली। नरूका ठिकाने के वंश ने इस शैली के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। राव राजा सरदार सिंह ने धीमा, मीर बख्श, काशी, राम लखन, भीम आदि कलाकारों को आश्रय प्रदान किया। राम, सीता, लक्ष्मण व हनुमान मीर बख्श द्वारा चित्रित उनियारा शैली का उत्कृष्ट चित्र है। उनियारा शैली पर बूंदी और जयपुर का समन्वित प्रभाव दिखाई देता है। तो उनियारा शैली के बारे में इतना याद रख लीजिएगा। आगे लिखा है शेखावटी के भित्ति चित्र। शेखावटी के जो भित्ति चित्र हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है जयपुर शैली के भीतरी चित्रांकन का सर्वाधिक प्रभाव शेखावटी पर पड़ा। ये याद रखिएगा, जयपुर शैली का प्रभाव है यहाँ पर। 19वीं सदी के मध्य से लेकर 20वीं सदी प्रारंभ तक शेखावटी के श्रेष्ठी जनों ने विशाल हवेलियां निर्मित कर इस कला को प्रोत्साहन एवं प्रश्रय दिया। नवलगढ़, रामगढ़, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, मुकुंदगढ़, मंडावा, बिसाऊ आदि स्थानों का भित्ति चित्रण अनूठा है। इन भित्ति चित्रों के कारण शेखावटी को ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है।
तो ये याद रखिएगा, प्रश्न यदि पूछ लिया जाए कि ओपन आर्ट गैलरी किसे कहा जाता है, तो शेखावाटी को। आगे लिखा है, बड़े बड़े हाथी, घोड़ों, चौबदारों, चवर धारणियों का अंकन, गवाक्षों के दोनों ओर की दीवारों पर अंकन इन हवेलियों की विशेषता है। छज्जे के नीचे टोरों के मध्य में चितेरों ने अपनी सूझबूझ के अनुसार मल्ल युद्ध, कुश्ती, दधी मंथन, गौदोहन, विचित्र पशु पक्षियों, दैवी मिथकों, राक्षसों, कामकला, राग रागनी, साधु संतों, लोक कथाओं का विशेष अंकन किया है। कहाँ पर किया है? छज्जे के नीचे टोरों के मध्य में। हवेलियों की बाई दीवारों एवं अंदर कथात्मक बड़े बड़े फलकों का चित्रांकन शेखावटी शैली की विशेष देन है। शेखावाटी के भित्ति चित्र में कत्थई, नीले व गुलाबी रंग की प्रधानता है, किंतु अब इस अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर का क्षरण हो रहा है। फ्रांस के नदीन ला प्रेंस ने फतेहपुर की हवेलियों के भित्ति चित्रों के संरक्षण के संदर्भ में सराहनीय कार्य कर एक मिसाल पेश की है। तो ये भी याद रखिएगा, इनका नाम याद रखिएगा, ये फ्रांस के हैं, नदीन ला प्रेंस। तो चित्रकला शैलियों के बारे में आपने पूर्ण रूप से जानकारी हासिल कर ली है। अब लोक कला के बारे में बताया जा रहा है। लिखा है, आम इंसान के द्वारा बिना किसी तामझाम व प्रदर्शन से जब अपनी स्वाभाविक कलाकारी को चित्र, संगीत, नृत्य आदि के रूप में पेश किया जाता है तो वह लोक कला कहलाती है, यानी कि आम इंसानों के द्वारा। वास्तव में लोक कला ही संस्कृति की वास्तविक वाहक व प्रस्तुतकर्ता होती है। अब राजस्थान की प्रमुख लोक कलाओं के बारे में बताया जा रहा है। सबसे पहले लिखा है सांझी। लिखा है, सांझी दशहरे से पूर्व श्राद्ध पक्ष में बनाई जाती है। तो ये आपको याद रखना है, जो श्राद्ध पक्ष होता है दशहरे से पूर्व, उसमें बनाई जाती है। कुंवारी कन्याएं सफेद पुती दीवारों पर 15 दिन लगातार गोबर से आकार उकेरती हैं व उसका पूजन करती हैं। तो ये भी याद रखना है, कुंवारी कन्याएं जो होती हैं, जो सफेद दीवारें पुती हुई होती हैं, उन पर 15 दिन लगातार गोबर से आकार उकेरती हैं, फिर उनका पूजन किया जाता है। इसे सांझी, संझुली, सांझुली, सिंझी, सांझ के हांजी, हांजिया आदि कई नामों से जाना जाता है। तो इसके कई नाम हैं, ये भी आपको याद रखना है। कन्याएं गोबर से रेखाओं को उकेर कर उनमें कांच के टुकड़े, मोती, चूड़ी, कौड़ी, पत्थर, पंख, कपड़ा, कागज, लाख, फूल, पत्तियां आदि के प्रयोग द्वारा दमकती हुई रंगीन चित्ताकर्षक आकृति बनाती हैं। आगे लिखा है, सांझी को माता पार्वती का रूप मानकर अच्छे वर घर की कामना के लिए कन्याएं पूजन करती हैं। पहले दिन से 10वें दिन तक 1 या 2 प्रतीक ही प्रतिदिन बनाए जाते हैं, किंतु अंतिम 5 दिन बहुत बड़े आकारों में सांझी की रचना की जाती है, जिन्हें संझिया कोट कहते हैं। पहले दिन सूर्य, चंद्रमा, तारे, दूसरे दिन 5 फूल, तीसरे दिन पंखी, चौथे दिन हाथी सवार, 5वें दिन चौपड़, छठे दिन स्वास्तिक, 7वें दिन घेवर, 8वें दिन ढोलक या नगाड़े, 9वें दिन बंधनवार व 10वें दिन खजूर का पेड़ बनाया जाता है। तो दिनों के हिसाब से इसमें चित्र बनाए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। आगे लिखा है, आखिरी 5 दिन संध्या कोट में बीचों बीच सबसे बड़े आकार में सांझी माता व मानव, पशु पक्षी आदि, प्रकृति आदि का चित्रण किया जाता है। यानी 10 दिन अलग अलग चित्र बनाए जाते हैं, फिर जो 5 दिन बचते हैं उनमें सांझी माता की बड़ी छवि बनाई जाती है बीचों बीच। तो ये आपको याद रखना है, और साथ में पशु पक्षी और प्रकृति का भी चित्रण किया जाता है। तो ये सांझी लोक कला थी। अब लिखा है मांडड़ा। मांडड़े दीवारों को अलंकृत करने के लिए बनाए जाते हैं। घर की देहरी, चौखट, आंगन, चबूतरा, चौक, घड़ा रखने का स्थान, पूजन स्थल आदि पर ये मांडड़े अंकित किए जाते हैं। विवाह पर गणेश, लक्ष्मी जी के पैर, स्वास्तिक आदि के साथ ही गलीचा, मोर मोरनी, गमले,
कलियां, बंधनवार, बच्चे के जन्म पर गलीचा, फूल, स्वास्तिक, रक्षाबंधन पर श्रवण कुमार, गणगौर पर गुड़ों यानी एक मिठाई का जोड़, घेवर, लहरिया, तीज पर भी घेवर, लहरिया, चौक, फूल, बगीचा आदि विशेष रूप से बनाए जाते हैं। यदि कोई तीर्थ यात्रा पर सकुशल लौट आता है तो इस खुशी में पुष्कर पेड़ी तथा पथवारी मांडी जाती है। यानी कोई तीर्थ यात्रा पर जाता है और सकुशल वापस लौट आता है तो इस खुशी में पुष्कर पेड़ी और पथवारी मांडी जाती है। मांडड़ों में त्रिकोण, चतुष्कोण, षटकोण, अष्टकोण, वृत्त आदि आकृतियां भी बनाई जाती हैं। ये मांडड़े अत्यंत सरल होते हुए भी अमूर्त व ज्यामितीय शैली का अद्भुत सम्मिश्रण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है फड़। भीलवाड़ा के शाहपुरा कस्बे में छिपा जाति के जोशी चितेरों द्वारा पट चित्रण किया जाता है, जिसे राजस्थानी भाषा में फड़ कहा जाता है। तो ये छिपा जाति के जोशी होते हैं, इनके द्वारा पट चित्रण किया जाता है और राजस्थानी भाषा में इसे कहते हैं फड़। भीलवाड़ा निवासी श्रीलाल जोशी इस शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। तो ये आपको याद रखना है। आगे लिखा है फड़ भोपों के लिए निर्मित की जाती है। ये भोपे फड़ को लकड़ी पर लपेटकर गांव-गांव जाकर पारंपरिक वस्त्रों में रावण हत्था या जंतर वाद्य यंत्र की धुन के साथ कदम थिरकाते हुए इसका वाचन करते हैं। यह लोकनाट्य, गायन, वादन, मौखिक साहित्य, चित्रकला व लोक धर्म का एक अनूठा संगम है। इसमें लोक देवताओं के जीवन के अनेकों प्रसंगों व उनसे संबंधित चमत्कारों को चित्रित किया जाता है। चित्रों में प्रमुख आकृति को सबसे बड़ा बनाया जाता है, यानी जो प्रमुख आकृति होती है उसे बड़ा बनाया जाता है और अन्य आकृतियां छोटी। रंगों का प्रतीकात्मक प्रयोग भावों की अभिव्यक्ति में सहायक है। जैसे देवियां नीली, देव लाल। जो देवी होती हैं वो नीले रंग में बनाई जाती हैं और देव लाल, राक्षस काले, साधु सफेद या पीले और सिंदूरी व लाल रंग शौर्य व वीरता के प्रतीक हैं। आगे लिखा है फड़ के लिए सर्वप्रथम मोटे हाथकते 2 सूती कपड़ों पर गेहूं या चावल के मांड में गोंद मिलाकर कलह लगाया जाता है। सतह तैयार होने पर उसे घोट कर समतल किया जाता है। इस पर 5 या 7 रंगों से चित्रण किया जाता है। रंगों में गेरू, हिरमिच, जंगाल, हरताल, त्योड़ी, सिंदूर, हिंगुल, काजल, चूना व नील आदि का प्रयोग किया जाता है। सर्वप्रथम सिंदूरी रंग शरीर में, फिर हरा व लाल रंग कपड़ों में, भूरा वास्तु निर्माण में एवं अंतिम रेखाएं केवल काले रंग से की जाती हैं। यहाँ आप चित्र में पाबू जी की फड़ देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है पाने। राजस्थान में विभिन्न उत्सवों व त्योहारों पर देवी देवताओं के कागज पर बने चित्र प्रतिष्ठापित किए जाते हैं। दीवार चित्रों के विकल्प के रूप में इन पानों का प्रचलन हुआ है। सस्ते होने के कारण ग्रामीण जन इन्हें खरीदकर समयानुसार प्रयुक्त करते हैं। यानी कि देवी देवताओं के कागज पर चित्र बने होते हैं, इन्हीं को कहा जाता है पाने। राजस्थान में गणेश जी, लक्ष्मी जी, रामदेव जी, गोगा जी, श्रवण कुमार, तेजा जी, रामकृष्ण, शिव पार्वती, धर्मराज, देवनारायण जी, श्रीनाथ जी, नरसिंह आदि के पाने प्रचलित हैं। श्रीनाथ जी का पाना इनमें सर्वाधिक कलात्मक है, जिसमें 24 श्रृंगारों का चित्रण होता है और ये जो पाने होते हैं आराम से दीवार पर चिपका दिए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कावड़। कावड़ बनाना चित्तौड़गढ़ जिले के बस्सी गांव के खैरादियों का पुश्तैनी व्यवसाय है और ये आपको याद रखना है। यहाँ के पारंपरिक कलाकार मांगीलाल मिस्त्री ने अपनी कावड़ परंपरा को सुरक्षित रखते हुए कई नए प्रयोग किए। इनकी बनी कावड़ें देश विदेश में कई संग्रहालयों की शोभा बढ़ा रही हैं। तो इनका नाम याद रखना है, ये मांगीलाल मिस्त्री हैं। इन्होंने अपनी कावड़ परंपरा को सुरक्षित रखते हुए कई प्रयोग किए हैं और इनकी जो बनाई हुई कावड़ें हैं देश विदेश में संग्रहालयों में रखी गई हैं।
आगे लिखा है, कावड़ जनजीवन की धार्मिक आस्थाओं और विश्वासों से जुड़ी है, इसीलिए इसका वाचन श्रवण कर लोग श्रद्धा विभूत हो जाते हैं और मनमाना दान करते हैं। कावड़ एक मंदिर नुमा काष्ठ कलाकृति है जिसमें कई द्वार बने होते हैं। सभी द्वारों या कपाटों पर चित्र अंकित रहते हैं। कथावाचन के साथ साथ ये कपाट खुलते जाते हैं और अंत में राम, लक्ष्मण व सीता जी की मूर्तियां दर्शित होती हैं। कावड़ लाल रंगों से रंगी जाती है व उसके ऊपर फिर काले रंग से पौराणिक कथाओं का चित्रांकन किया जाता है। इनमें महाभारत, रामायण, कृष्ण लीला के विभिन्न चरित्रों व घटनाओं का विवरण होता है। साथ ही शनि, हनुमान, ब्रह्मा, लक्ष्मी, गरुड़ व लोक देवताओं जैसे पाबूजी, रामदेव जी, हरिश्चंद्र, गोपीचंद, भरथरी को कथा अनुसार कांवड़ में चित्रित करते हैं। तो ये मंदिर नुमा काष्ठ कलाकृति होती है, यानी कि लकड़ी की। इसमें कई द्वार भी बने होते हैं और सभी द्वारों पर चित्र अंकित रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक महत्वपूर्ण तथ्य लिखा हुआ है, क्या आप जानते हैं? लिखा है गोड़लिया। पशुओं के शरीर पर भी विविध प्रकार की आकृतियों के बड़े कलात्मक दाग किए जाते हैं। ये दाग चुराए गए पशुओं की शिनाख्त के अतिरिक्त सामान्य पहचान के लिए भी दिए जाते हैं। दागने की यह क्रिया अटेरना या दाग के निशान गोड़लिया कहलाते हैं। पशुओं की ये चिन्ह कहीं जाति विशेष के, कहीं अंचल विशेष के, तो कहीं विशिष्ट राजघराने के प्रतीक हैं। दागने के इन चिन्हों में प्रकृति के विविध उपादान, धार्मिक आस्थाओं के प्रतीक चिन्ह, मानवाकृतियों, विविध कृषि उपकरण तथा दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं की विभिन्न आंकों का समावेश है। ये दाग लोहे के सरिये, मिट्टी की ढकनी, लोहे पीतल के अक्षर अथवा किसी वृक्ष विशेष की डाली को गर्म कर दागे जाते हैं ताकि लोग अपने पशुओं को आसानी से पहचान सकें। और ये जाति विशेष के, अंचल विशेष के और विशिष्ट राजघराने के प्रतीक भी होते हैं। ये जो यहाँ पर ये तथ्य लिखा हुआ है, ये सांझी कला डॉक्टर कहानी भानावत पृष्ठ 18 से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है मेहंदी। राजस्थान में मेहंदी प्राचीन काल से प्रचलन में है। स्त्रियां व बालिकाएं तूलिका से हाथों में मेहंदी के बारीक मांडने मांडती हैं। सोजत व मालवा की मेहंदी मारवाड़ में बहुत प्रसिद्ध है। मेहंदी स्त्रियों द्वारा विवाह, सगाई, बच्चे के जन्म, विविध पूजनों व शुभ कार्यों में लगाई जाती है। मेहंदी में विविध प्रकार के अलंकरण बनाए जाते हैं। इनमें दीपावली पर पान, हथड़ी की भात, शंख, पगल्या यानी कि लक्ष्मी जी के पैर, 16 दीपक, सुदर्शन चक्र व मकर संक्रांति पर घेवर, बीजड़ी, करवा चौथ पर छबड़ी, स्वास्तिक, रक्षाबंधन पर लहरिया, चीक व शादी पर तोरण, कैरी, सिंघाड़ा, स्वास्तिक, कलश, फूल आदि प्रमुख हैं। तो मेहंदी की डिजाइन भी अवसरों के अनुसार बनाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है गोदना। शरीर को सुसज्जित करने की दृष्टि से गोदवा गुदवाने की परंपरा का विकास हुआ। किसी तीखे औजार से शरीर की ऊपर की चमड़ी गोद कर उसमें काला रंग भरने से चमड़ी में पक्का निशान बन जाता है, जिसे गोदना कहते हैं। आदिवासी लोगों में गोदने गुदवाने का अधिक चाव रहा है। पर्याप्त धन व आभूषणों के अभाव में शरीर के विविध अंगों पर गोदने गुदवाकर वे अपनी सौंदर्य भावना को संतुष्ट करते हैं। स्त्रियां ललाट पर चांद, तिलक आड़ गुदवाती हैं। आंखों को तीर के समान पैनी दर्शाने हेतु नीचे की पलक के साथ सार्या गुदवाती हैं। धार्मिक प्रतीक जैसे राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, स्वास्तिक, कलश, ओम व त्रिशूल, पशु पक्षी, फूल पत्तियों व वृक्षों, दैनिक कार्यों में काम आने वाली वस्तुएं गुदवाई जाती हैं। तो गोदना आप देखेंगे जो आजकल जो टैटू बनवाए जाते हैं उसी का विकास है, ये समझ लीजिए। जो लोग आजकल टैटू बनवाते हैं, किसी चित्र को बनवा लेते हैं अपने शरीर के किसी अंग पर, या जो भी बनवाना होता है। अब आधुनिक युग है तो ये काम अब मशीनों से किया जाता है। लोग अब मशीनों का प्रयोग करते हैं। पहले क्या किया जाता था, किसी तीखे औजार से शरीर के ऊपर की चमड़ी को गोदकर उसमें काला रंग भर दिया जाता था
और वो पक्का निशान बन जाता था। अब भी उसी तरीके से किया जाता है, लेकिन अब थोड़ा सा तरीका बदल चुका है। अब आप देखते हैं कोई आप फोटो वगैरह भी देते हैं तो भी लोग उसी तरीके की फोटो आपके हाथ पर या जहां आपको बनवाना होता है बना देते हैं। तो इसी तरीके से पहले भी किया जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कोठियां। ग्रामीण क्षेत्रों में भंडारण हेतु कलात्मकता कोठियां निर्मित की जाती हैं। कोठियां चिकनी मिट्टी की सहायता से बनाकर उन पर विभिन्न प्रकार के जाली, झरोखे, कंगूरे, देवी देवता, जीव जंतु, बेल बूटे तथा मांडरे उभारे जाते हैं। इन कोठियों में अन्न के अतिरिक्त दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं जैसे घी, दूध, दही आदि रखे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है व्हील। पश्चिमी राजस्थान के ग्रामीण अंचलों में व्हील रखने की परंपरा पुराने घरों में सर्वत्र दिखाई देती है। व्हील बांस की पतली पतली खपच्चियों को धागे से बांधकर घोड़े की लीद मिली चिकनी मिट्टी से बनाई जाती है। ये व्हील विभिन्न आकार प्रकार के खाने के लिए होती है। इसे सुंदर बनाने के लिए कई छोटे छोटे गवाक्ष, जालियां और कंगूरे बनाए जाते हैं। इन पर छोटे छोटे कांच चिपकाए जाते हैं। इनमें दैनिक उपयोग की वस्तुएं, बर्तन आदि सजाए जाते हैं। जैसलमेर क्षेत्र में एक से बढ़कर एक सौंदर्यपूर्ण व्हील देखने को मिलती हैं। तो यहाँ आप जो देख रहे हैं, यहाँ लिखा है यह व्हील विभिन्न आकार प्रकार के खाने के लिए। खाने मतलब खाने से नहीं है, फूड से नहीं है, ईटिंग से नहीं है, ये है खाने यानी कि जो खांचे। अब आप समझ गए होंगे। विभिन्न आकार प्रकार के खांचे के लिए होती है, जो बॉक्स बनाए जाते हैं, वो वाला खाना लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कठपुतली। धागों की सहायता से काष्ठ से बनी पुतलियों का कमाल देखते ही बनता है। अब ये काठ की बनी होती है, काष्ठ से, लकड़ी से, तो इन्हें कठपुतली कहा जाता है। धागा पुतली शैली राजस्थान की देन मानी जाती है। सिंहासन बत्तीसी, पृथ्वीराज संयोगता और अमर सिंह राठौर जैसे खेल इन्हीं कठपुतलियों के द्वारा गांव गांव घर घर दिखाए जाते हैं। सन 1965 में रोमानिया में आयोजित तृतीय अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली समारोह में उदयपुर के भारतीय लोक कला मंडल के कलाकारों ने राजस्थान की इस कला में विश्व का प्रथम पुरस्कार प्राप्त कर तहलका मचा दिया था। तो ये याद रखिएगा। जो रोमानिया में तृतीय अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली समारोह हुआ था, उसमें उदयपुर के भारतीय लोक कला मंडल के कलाकारों ने विश्व का प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया था। तो लेसन होता है यहीं पर समाप्त। चित्रकला शैलियों के बारे में आपने पढ़ लिया और लोक कला के बारे में पढ़ लिया। अच्छा लेसन है। एक प्रश्न आपको इस लेसन से जरूर मिलेगा। ये प्रश्न दिए गए हैं और ये प्रश्न आपको होमवर्क में मिलेंगे, पर आप लोग उत्तर नहीं बताते हैं। अच्छी बात नहीं है। आप लोग कमेंट में इनके उत्तर लिखा कीजिए। आप लोगों को ही लाभ होगा। यदि आप लिखेंगे तो आपको याद बने रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। नहीं तो मैं 10th की बुक कंप्लीट करने के बाद इस सीरीज को यहीं पर बंद कर दूंगी। 11th 12th नहीं पढ़ाऊंगी फिर, जब आप लोग शेयर ही नहीं करते हैं तो मेरा पढ़ाने से क्या फ़ायदा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।